इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फोटोशॉप में एक सिंगल डॉक्यूमेंट में मल्टीपल फोटोज़ के साथ कैसे काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं, तो उसके लिए मैं जाता हूं फाइल में, न्यू, और मैं यहां पर एक कस्टम बनाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर दे देता हूं 2600 बाय 1625। रेजोल्यूशन मुझे 300 चाहिए और RGB कलर्स और 8 बिट का ये इमेज है। बैकग्राउंड जो है वो मुझे वाइट में चाहिए और बाकी सेटिंग्स हम डिफ़ॉल्ट में छोड़ देते हैं और मैं क्रिएट का बटन क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। फिर मैं जाऊँगा दोबारा फाइल में और यहाँ पर मैं आऊँगा ब्राउज इन ब्रिज, और यहाँ पर मेरे पास जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं वो ओपन हो गए हैं। आप ब्राउज इन ब्रिज में भी कर सकते हैं और आप सिंपली यहाँ पर भी जाकर अपने फ़ोटोज़ को ओपन कर सकते हैं। मैं आप कंट्रोल की पर क्लिक करूँगा कीबोर्ड पर, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड की पर क्लिक करें, उसको होल्ड डाउन रखें, और मैं ये वाला इमेज और ये वाला जो इमेज है, मैंने ये दोनों इमेज सेलेक्ट कर लिए और अब मैं कंट्रोल O से इनको ओपन कर लेता हूँ। ये दोनों फोटोज मेरे पास ओपन हो गए हैं। अगर मैंने इन फोटोज के बीच में साइकिल करना हो तो मैं कंट्रोल प्लस टैब की क्लिक कर सकता हूँ, और ये देखिए मैं अपने दोनों फोटोज के थ्रू, या जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ था, मैं इन तीनों फाइल्स के बीच में साइकिल कर रहा हूँ। अगर मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ देखने हो तो उसके लिए मैं जाऊँगा विंडोज़ में, अरेंज में, और यहाँ पर आपके सामने ये एक मेन्यू नज़र आ रहा है टाइल, और इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो आप इस पर क्लिक करें और ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमने बनाया था और वो जो दो फोटोज़ हमने ओपन किए थे वो दोनों हमारे सामने आ गए हैं। अब मैं इन दोनों फोटोज़ को जो है इस डॉक्यूमेंट में लाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लें कि मुझे ये वाला जो इमेज है ये क्यों नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये वाला जो इमेज है ये सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले जो है मैं ये वाला इमेज जो है ये यहाँ पर लाता हूँ। तो उसके लिए मैं जो सही तरीका है, आप कीबोर्ड पे शिफ्ट की क्लिक करें, उसको होल्ड डाउन रखें और यहाँ पर जो है क्लिक करें और इसको ड्रैग करें इस एरिया में जो हमारा डॉक्यूमेंट है। और जब आप अपने माउस को रिलीज़ करेंगे, शिफ्ट की से ये हो जाता है कि ये जो इमेज है इस फाइल के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। तो इसलिए मैंने शिफ्ट की जो है वो क्लिक की थी। अब मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और सेम काम मैं इस फ़ोटो के लिए भी करूँगा। ये मेरे पास मूव टूल जो है ये मेरा सेलेक्ट है, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास लेयर में ये आ गया है। अब मैं शिफ्ट की क्लिक करूँगा और इस इमेज को जो है अपने वाले जो मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट उसमें ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने जब माउस को रिलीज़ कर लिया तो ये फ़ोटो जो है इस पूरी डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया है। अब मैं ये डॉक्यूमेंट भी बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और ये हमारे पास हमारी ही फाइल में मल्टीपल इमेजेस हैं। अब मैं अपने लेयर्स को नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ लेयर 2 में और इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्रीन, और इस लेयर को मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको फ्रूट 1 का नाम दे देता हूँ। दूसरी लेयर को देखने के लिए मैं यहाँ पर ये जो आई का आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो दूसरा लेयर आ जाता है। इस तरह आप फ़ोटोज़ को टॉगल भी कर सकते हैं। अगर मैं ये क्लोज़ कर दूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड आ गया है, और अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँ तो वो फ़ोटो आ गया है, और मैं इनके बीच में यहाँ पर भी टॉगल ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये आइकन हम यूज़ करेंगे उसके लिए। यहाँ पर जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, अगर ये दोनों मैं ऑफ कर दूँ तो बैकग्राउंड लेयर जो है ये एक यूनिक लेयर है। कुछ चीज़ें जो है वो आप बैकग्राउंड के साथ नहीं कर सकते। आप इसका जो स्टैकिंग ऑर्डर है, जैसे ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आप इस बैकग्राउंड को इसका स्टैकिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती, इसलिए मैं इस एरिया को इरेजर से रिमूव भी नहीं कर सकता और ना ही इसको ट्रांसपेरेंट बना सकता हूँ। और इस एरिया को जो है ये जो बैकग्राउंड है इसको अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट में इसको मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर यूज़र को इसमें भी चेंजेस करनी है बैकग्राउंड में, तो इस बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों लेयर्स हैं,
तो यहाँ पर आपको ये लॉक सा नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये एक लेयर में कन्वर्ट हो गया है और आप इसको मूव भी कर सकते हैं और आप इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। कीबोर्ड पे ई की क्लिक करने से भी आपके सामने इरेजर टूल आता है और यहाँ पर आप इसका साइज़ बढ़ाकर थोड़ा सा और यहाँ पर ये देखें आप इरेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप ट्रांसपेरेंसी लेयर्स ऐसे ही शो करते हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे एडिट में और यहाँ पर प्रेफरेंस और यहाँ पर ये देखें ट्रांसपेरेंसी एंड गैमेट, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे मीडियम में और ये आप नन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नन करूँ तो आपका इरेजर टूल जो है वो तो काम करेगा, लेकिन आपको फिर भी वाइट ही नज़र आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी लेयर जो है वो ऑफ़ की हुई है। ट्रांसपेरेंसी होगी लेकिन सिर्फ प्रीव्यू के लिए हमने ऑफ़ की है। तो यहाँ से आप ये ग्रिड जो है ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल Z क्लिक कर लेता हूँ। इस लेयर का अब आप स्टैकिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको सब से ऊपर ले आता हूँ या इसको सेंटर में ले आता हूँ, तो आप इस तरह इसकी स्टैकिंग ऑर्डर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। फ्रूट वन का जो लेयर है ये मैं सबसे टॉप पे ले आता हूँ। सबसे पहले मैं इन इमेजेस को जो है इस कैनवस के साइज से रिमैच कर लेता हूँ। ये स्टेप जो है ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना करें। अब मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल शो करने के लिए और कुछ टूल्स सिखाने के लिए इन इमेजेस को मैं इसकी जो साइज़ है वो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। अब इन दोनों इमेजेस को मुझे एक साथ दिखाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ गाइड्स चाहिए या उनको रूलर्स भी कहा जाता है, तो हम रूलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर व्यू में और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए Ctrl+R जो है वो उसका शॉर्टकट की है और ये हमारे पास रूलर का मेन्यू है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास जो है रूलर ऑन हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रही है, तो आप इन पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पिक्सेल्स में सेलेक्ट है। आप इनको इंचेस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप और सारे पॉइंट्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको परसेंट में सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर परसेंट में आता हूँ और ये देखिए सपोज़ ये 50 नंबर है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है ये इस फ़ोटो का 50% एरिया जो है वो कवर कर रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये देखिए यहाँ पर 100% आपके सामने ये बार बना हुआ है। अगर आप इस साइड पर आएंगे तो इस साइड पे भी आपको वही परसेंटेज दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए 100 लिखा हुआ है और ये इस इमेज का जो एंड कॉर्नर है या जो एंड लाइन है तो वो भी 100% पे है। इस इमेज को अगर आपने 50% पे कट करना हो या इसको क्रॉप करना हो तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर और जैसे ही आप इस एरिया में आएंगे और अपने माउस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपके सामने एक लाइन सी नज़र आएगी, ये हमारा गाइड है। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये गाइड ले आता हूँ 50% पे और ये जो बार है जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है 50 नंबर और उसके ऊपर एक छोटा सा बार है, तो मैं वहाँ पर ये लाइन ले आता हूँ और अपने माउस को रिलीज़ कर लेता हूँ। तो अब ये जो लाइन है ये हमारे पास एक गाइड है और ये हमें बता रहा है कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी 50% है और ये भी है। तो ये हमारे पास वो लाइन है जहाँ पर हम अपने इमेज को बिल्कुल सेंटर से काट सकते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं यहाँ पर व्यू में आऊँ और यहाँ पर अगर आप देखें ये एक मेन्यू बना हुआ है न्यू गाइड, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल है और इस तरह का जो लाइन है वो हमारे पास वर्टिकल होता है। तो अगर मैंने इसमें सपोज़ यहाँ पर 50% है, अगर मैं वर्टिकली भी इसमें 50% डालूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ और जब ओके कर लेता हूँ तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ गई है वर्टिकली। फ़िलहाल हमें वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस गाइड को ऑफ़ कर देता हूँ। आप कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर और जो हमारे पास फ्रूट लेयर है उस पर मैं क्लिक करूँगा और अब अगर मैंने इस फ़ोटो में कोई एडिटिंग करनी हो या इसकी मूवमेंट को चेंज करना हो, एक जगह से इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर मूव टूल मेरा सेलेक्ट है और मैं इस फ़ोटो को जो है यहाँ पर ले आता हूँ और ये वाला जो लेयर है ये फ़िलहाल मैं ऑफ़ रखता हूँ।
ये देखिए हमारे पास ये जो लेयर है ये इतना पोर्शन जो है ये हमें चाहिए और ये वाला जो एरिया है ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा मार्की टूल पे, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस लाइन से जो एक्स्ट्रा एरिया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं डिलीट की क्लिक करूँगा जिससे ये जो एक्स्ट्रा एरिया है गाइडलाइन के नीचे ये डिलीट हो जाएगा। याद रखिए ये डिलीट हो जाएगा, आप कंट्रोल Z से इसको दोबारा तो ला सकते हैं लेकिन ये हम ओरिजिनल इमेज में चेंज कर रहे हैं। तो मैं डिलीट की जो है वो क्लिक कर लेता हूँ और अब हमारा लेयर जो है वो इतना रह गया है जो हमने सबसे टॉप पे लाए थे। सेम इसी तरह फ़ोटोज़ को एडिट करने का जो एक और फ्लेक्सिबल जो तरीका है तो वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इस लेयर पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रीन लेयर जो है ये मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये फ्रेम बना हुआ है। मैं फ़िलहाल इस लेयर को जो है नीचे ले आता हूँ और ये वाला जो लेयर है मैं यहाँ पर एक और टूल यूज़ करता हूँ और उसके थ्रू मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ। तो ये लेयर मेरा सेलेक्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टूल है, वो है फ्रेम टूल। तो आप फ्रेम टूल पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की जो इसका है वो है K की। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका जो रेक्टेंगुलर है वो वाला मोड सेलेक्ट हो। अब मैं यहाँ पर आऊँगा अपने फ़ोटो पे और एक कॉर्नर से मैं क्लिक करूँगा और अपने माउस को ड्रैग करूँगा नीचे गाइडलाइन तक और फिर इस कॉर्नर तक, और जब दूसरे कॉर्नर पे आप पहुँच जाए अपने माउस को रिलीज़ कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेयर पैनल में कि अब मेरे पास दो आइकन है। अगर आप दूसरी फ़ोटोज़ को देख लें उसमें कोई आइकन नहीं है और अपनी फ़ोटो का ही सिंगल आइकन है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास दो आइकन्स हैं। ये जो आइकन है ये फ्रेम के लिए है और ये जो है उस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसके लिए है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है वो सेलेक्ट है। वो इसलिए कि अगर आप इसके इर्द गिर्द ये जो वाइट लाइंस जो है, ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये हमें बता रहा है कि इस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे पास सेलेक्ट है। और मैं यहाँ पर आऊँगा इसके बाद, तो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास इस गाइडलाइन के नीचे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एरिया हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आपने फ़ोटो में ही अंदर कुछ और एरिया सेलेक्ट करना हो और आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो फ़ोटो के अंदर जो और जो पोजीशन है जो नज़र ही नहीं आ रही, अगर आप वो भी रखना चाहते हैं अपने पास तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने एक्चुअल फ्रेम की जो पोजीशन है या उसकी साइज़ चेंज करनी हो तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लेयर पैनल में मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारे पास एक ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आ गई है और ये इसका बॉर्डर है और ये हमें फ्रेम की सिलेक्शन बता रहा है। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो एक्चुअल जो हमारा फ्रेम है वो मूव हो रहा है। आप इसकी साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस फ्रेम और इस फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उन दोनों को एक साथ मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल की क्लिक करें और यहाँ पर इस आइकन पर भी क्लिक करें। तो अब ये दोनों मेरे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इनको मूव भी कर सकता हूँ और ओवरऑल इनकी और साइज़ वगैरह भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो चलिए मैं अब कंट्रोल Z पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चली जाए इमेज। इनकी सिलेक्शन में ट्रगल करने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपने इसके अंदर जो सोर्स है या जो कंटेंट फाइल है अगर आपने सिर्फ वो सेलेक्ट करने हो तो आप उस पर डबल क्लिक करें। तो अब आपके पास ये देखिए यहाँ पर वो कॉर्नर्स इस आइकन पर आ गए हैं। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इस फ्रेम के अंदर जो फ़ोटो है वो सेलेक्ट है या जो कंटेंट है वो सेलेक्ट है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट हो गई, इस फ्रेम और इसका कंटेंट भी। अगर आपको सिर्फ फ्रेम ही सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए मैं ये जो ब्लू लाइन का कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइंस हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फ्रेम है सिर्फ वही सेलेक्ट हो जाता है। अब टाइम आ गया है कि हम अपने इस फाइल को जो है सेव करें। तो मैं जाऊँगा फाइल में और सेव एज, और मैं यहाँ पर आऊँगा लेयर्स वाले फोल्डर में। ये एक्सरसाइज फाइल्स हैं, ये मैं अपलोड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना पहला जो फ़ोटोशॉप इमेज है वो सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं।
मैंने image01 का नाम दिया है और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ और क्लिक ओके। अब अगर आप ब्रिज पे आएंगे तो ये देखिए हमारे पास जो पुरानी इमेजेस थी वो भी पड़ी है और जो हमने अभी PSD बनाई है तो वो भी पड़ी है। ब्रिज का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा ACDC टाइप का, तो ब्रिज जो है ये एडोब का अपना सॉफ्टवेयर है और इस तरह आप डिफरेंट जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ हैं, चाहे वो और कुछ फाइल्स हैं, यहाँ पर आप बड़े आराम से उनकी प्रीव्यू भी देख सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। लेयर्स के बारे में आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगली वीडियोज़ में हम लेयर्स के बारे में मज़ीद जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।